आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 9th एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। और क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो दिस वीडियो इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले फटाफट से अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लो, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, अगर आप उसको बिना देखे इस वीडियो को कंटिन्यू करोगे तो हो सकता है कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो फटाफट से पार्ट 1 कंप्लीट करो, देन वॉच योर पार्ट 2। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे सिविलाइजेशन का उदय हुआ, कैसे दुनिया में 4 मेजर सिविलाइजेशन थी स्टार्टिंग में, और सारी सिविलाइजेशन जो है रिवर के पास बस रही हैं। ठीक है, और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई, तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ सी, आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करा देती हूँ इस चैप्टर में हमने एक्चुअल में क्या क्या पढ़ा था। ओके, नाउ दिस इज एक्चुअली अवर चैप्टर नंबर 4। हमने पार्ट 1 में अपना कवर किया है काफी सारा पोर्शन। ठीक है, हमने ये देखा था कि सबसे स्टार्टिंग में हमारी जो सिविलाइजेशन है वो हमेशा जो है किसके पास बस रही है, रिवर्स के पास, नदियों के पास बस रही है। जैसे कि यहाँ पे सिंधु एंड सरस्वती सिविलाइजेशन जो थी वो हमारी यहीं से स्टार्ट हुई, सिंधु रिवर मतलब कि इंडस रिवर के पास स्टार्ट हुई, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी यहाँ पे आगे जाना गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हड़प्पा टाइम की एक जो है हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, जिसको आज तक हम डेसिफर्ड, ठीक है, अनलॉक, जो उसको खोल नहीं पाया उसको आज तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट थी जो किसके फॉर्म में थी, पिक्टोरियल फॉर्म में थी। ओके, पिक्चर्स के फॉर्म में ही ये जो है स्क्रिप्ट लिखी गई थी। उसके बाद हमने देखा था, मैंने एक चीज और बताई थी, जो सबसे पहला अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन था उसे इंडिया में इंडस वैली बोलते हैं, और जो दूसरा हुआ था वो गिगेंटिक प्लेन, गंगा रिवर के पास जो एरिया बसा था। ठीक है, अर्ली सिविलाइजेशन हुई थी सेकेंड नंबर की, वो था गिगेंटिक प्लेन। ठीक है, किस तरीके से ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर फेमस हुई, जो कहाँ पर फेमस हुई थी हमारी, एक तो साउथ इंडियन रीजन में और गंगा वैली के पास। उसके बाद अशोका ने भी इसे और ज्यादा फेमस किया था, किसको, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। ओके, उसके बाद हमने देखा था इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, लिखने का आविष्कार। ठीक है, जब आविष्कार नहीं हुआ था और उसके होने के बाद क्या क्या दोनों चीजों में डिफरेंसेस आ गए। ओके, मोर देन 90%, उससे पहले हमारे पास पूरे एग्जैक्ट चीजों के एविडेंसेस नहीं थे, बाद में हमें एग्जैक्ट चीजें पता चलने लग गई, ईयर्स, टाइम पीरियड, सारी चीजें पता लगने लग गई। अब जब चीजें नहीं थी तब हमारे पास जो भी एविडेंसेस मिलते थे, लाइक टूल्स, इंप्लीमेंट या कोई मटीरियल, उसके द्वारा हम चीजों को जानने की कोशिश करते थे। जब हमारे पास लिखित में सारे मटेरियल होने लग गए तो हमारे पास और ज्यादा आसानी हो गई हिस्ट्री को जानने में। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स हमने जो है लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, ह्यूमंस कैसे कैसे आगे बढ़े, सबसे पहले कौन एग्जिस्ट करता था, एस्ट्रोलोफिंथेसिस। अब जो एस्ट्रोलोफिंथेसिस थे ये सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स थे, जो सबसे पहले पहले आए होंगे वो थे। ठीक है, और उसके बाद जो आज की डेट में हम एग्जिस्ट करते हैं वो कौन है, हम होमोसेपियंस। ठीक है, जो हम ह्यूमन बीइंग आज है ना, हमारा साइंटिफिक नेम था होमोसेपियंस। ओके, उसके बाद हमने देखा था क्वार्टिनरी पीरियड, जो 26 लाख पहले, आज के समय से 26 लाख साल पहले के समय को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टिनरी पीरियड। उसके बाद ह्यूमन बीइंग ने सर्वाइव करना सीखा। अब ये देखो, ये था हमारा अफ्रीका, यहाँ पे लोग रहते थे और धीरे धीरे लोगों ने यहाँ से दूसरे एरियाज में जाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जो ये ओल्डुआई गॉर्जेस है यहीं पे लोग पहले रहा करते थे, और वहीं से लोगों ने, ये अफ्रीका है हमारा, ठीक है, यहीं से लोगों ने दूसरे पार्ट्स में जाना स्टार्ट कर दिया था। कहाँ, कौन से पार्ट्स में, यूरोप में एंड एशिया में। ठीक है, लोगों ने यहाँ से निकल के दूसरे वर्ल्ड के पार्ट्स में एंट्री करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसी के दौरान लोगों ने काफी सारे टूल्स बनाना सीखे थे, टेक्निक सीखी थी, टेक्नोलॉजी सीखी थी। ओके, ये सारा चीज हमारा कवर हो चुका है। अब जो हमने सबसे पहले पहले वाला पढ़ा था, याद है, दिस
ऑस्ट्रोफ्लिंथेंसिस, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे ह्यूमंस कौन से आए, होमो इरेक्टस देन होमोनिन्स। अब होमो इरेक्टस जो है उन्होंने थोड़ा सा और उनका उदय हुआ, ह्यूमंस में थोड़ी सी और नॉलेज आई, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ा, तो उन्होंने टूल्स बनाने सीखे, ठीक है। अब यहीं पे हमने देखा था कि होमो इरेक्टस कौन से टूल्स बना रहे थे, हैंड एक्स एंड क्लेवर्स। उसके बाद होमोनिन्स आए। अब होमोनिन्स ने क्या किया, उस जगह से बाहर निकलना स्टार्ट किया। देखो यहाँ पे है ना, एशिया एंड यूरोप के अदर पार्ट्स में इन लोगों ने निकलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जमीन के अंदर से, ऐसे ब्रिक्स के, जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे कोई रहता था। ये सारे प्रूफ्स है जो कौन डिस्कवर करता है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने कि कैसे Who were our human ancestor, हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स कौन थे, और ये ओल्ड वर्ल्ड क्या होता है। जो बेटा हमारा स्टोनेज है ना, स्टोनेज 3 भागों में बटा है। पहला भाग पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक, और तीसरा हमारा जो है नियोलिथिक स्टेज, ठीक है। अब जो सबसे पहले वाला था ना, उसे हम बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड, बहुत शुरुआती, ठीक है। जब ह्यूमन बींग्स कैसे कैसे हुआ करते थे, जो ह्यूमन बींग जब होमोनिन्स बने, जब वो अफ्रीका से निकल के दूसरे पार्ट्स में चले गए, ठीक है, वो उन्होंने टूल्स बनाना सीखा, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स। इसका मतलब होता है कि अपने हर काम ना हम अपने हैंड से नहीं कर सकते, हमने उसके लिए औजार बनाए, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल, हैंड के अलावा जो हैंड को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे टूल्स बनाने हमने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो और बाकी जो भी चीजें हमें एज अ सबूत के फॉर्म में मिल रही हैं, वो सारी क्या है, डिस्कार्डेड। वो टूल्स बनाते थे, यूज करते थे, जब उनका यूज खत्म हो जाता था तो उन्हें फेंक देते थे, और वो हमें आज के टाइम में एविडेंसेस के तौर पे हमें मिल भी रहे हैं। फॉसिल्स हमने देख लिया था, जो भी चीजें हमें जमीन के अंदर से मिल रही है, इट इज अ प्लांट, एनिमल और एनी अदर ऑब्जेक्ट लाइक टूल्स, यूटेंसिल्स, ये सारी क्या हो गई आज के जमाने की फॉसिल्स, ओके। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से ह्यूमंस हुआ करते थे। सबसे पहले होमो हेबिलस होते थे, फिर होमो इरेक्टस जो अफ्रीका में रहते थे, रिफ्ट वैली के पास बसना चालू हुए, फिर उसके बाद यहाँ पर, देन लास्ट में हम होमोसेपियंस बन गए, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमारा पैलियोलिथिक एज, दूसरा हमारा मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक, फिर उसके बाद ना हमारा कॉपर स्टेज आ गया, ठीक है। कॉपर और स्टोन दोनों यूज कर रहे थे। कैल्कोलिथिक एज, देन ब्रॉन्ज एज आया, फिर और उदय हुआ तो हमारा कौन सा एज आ गया, आयरन एज। ये सारी बातें हमने ना फर्स्ट पार्ट में कवर की है, ओके। तो हमारा सबसे पहला स्टेज था ना, वो था पैलियोलिथिक स्टेज, ठीक है। पैलियोलिथिक में ना ह्यूमन सिर्फ हंटर और गैदरर होते थे, शिकार करते थे। अब इस मैप में देखो, बुरजाहम, मेहरगढ़, ठीक है, इस्लामपुर, अरितमपाकम, ठीक है, ये सारे प्लेसेस ना इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं, इसलिए मैंने ये जो है टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब स्टोन एज में ना 3 भाग में ये ऑलरेडी बटा हुआ है, जो हमने ऊपर देख लिया। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन एज, ठीक है। अब सबसे पहले ह्यूमंस जो है बड़े बड़े पत्थरों से टूल्स बनाया करते थे, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। उसके बाद, ठीक है, जैसे ही हमारा मेसोलिथिक स्टेज आया, बीच वाला, मेसो का मतलब होता है मिडल। अब इसमें ह्यूमंस का ना थोड़ा और उदय हुआ, उसने और जानकारी प्राप्त की, और उसने ना बारीक छोटे छोटे माइक्रोलिथ टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ब्लेड, माइक्रो ब्लेड टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमारा आया नियोलिथिक स्टेज। नियोलिथिक मतलब कि न्यू, ठीक है, नया। अब नया स्टेज था, यहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आ गए, टूल्स बहुत अच्छे बनाने सीख गए, लोग परमानेंट सेटलमेंट्स कर रहे हैं, ये सारी बातें थी। और उसके बाद कैसे कैसे हर युग, हर जो जगह है, हर जो सिविलाइजेशन है, हर समय पे जो सिविलाइजेशन है उसका टाइम अलग अलग था। जैसे कि वेस्टर्न अफ्रीका में पॉटरी जो है 10,000 पे BCE में बन गई थी। ऐसे ही वेस्ट एशिया था, वेस्ट एशिया में कब कब बना। ऐसे इंडिया में मिलेट्स खाया जाता था, ठीक है। अब इसका ना पूरा टाइम पीरियड दे रखा है। जब हमने नियोलिथिक स्टेज पढ़ा था, तब हमने देखा कि यहाँ पे एक जो प्लेस मैंने अभी आपको मैप में भी मार्क करके बताया था, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ बोलन रिवर के पास बसा हुआ है, और वहां से भी हमें सन ड्राइड और ब्रिक्स मिली, और बर्न्ट ब्रिक्स मिली, मतलब कि ईंटें मिली, पक्की ईंटें मिली, ठीक है। और ये सारी चीजें मिली, और मेहरगढ़ी वो पहली जगह थी जहां पे सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ हमारा, किसका, वीट एंड बार्ले का। और यहाँ पे ये लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी कर रहे थे। और यहीं से हमारा कैल्कोलिथिक स्टेज मतलब कॉपर का यूज चालू हो गया। फिर उसके बाद हमारा ब्रॉन्ज एज चालू हुआ, तब तक हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन का उदय हो गया था। कब हुआ हमारा? 3500 BCE में। ओके, नाउ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन हमने देख लिया था कि हड़प्पा क्या था, कहाँ पे ये बसा हुआ है। देखो ये मैप है ना, मैप में ये सुलेमान रेंजेस के सारा नीचे है, हड़प्पा है, ठीक है। ये जो रिवर बह रही है इंदस है, इंदस रिवर के पास बसा हुआ है ये पूरा एरिया। अब यहाँ पे ये लोग जो है कैलकोलिथिक साइट्स मिल रही है, क्योंकि कॉपर ये लोग यूज करना जान गए थे, कॉपर का यूजेज समझ गए थे। ओके, और क्योंकि ये रिवर के पास है तो यहाँ पे कैसी फर्टाइल सॉइल है? एलुवियल सॉइल है, ठीक है, फर्टाइल सॉइल मिलेगी। घग्गर सरस्वती रिवर थी जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी सॉइल की और बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे लोग पॉटरी भी कर रहे थे। घग्गर सरस्वती, इंदस, ये सारी फेमस रिवर्स के पास जो है हड़प्पा पूरा सिविलाइजेशन बसा हुआ था। अब क्योंकि हमारी सरस्वती रीजन जो है वो ड्राई हो गया है, तो वहां से हमारे को काफी सारे एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि बिरहाना और कुनाल, दो जगह दे रखी है हमारे को, दो जगह दे रखी है, बिरहाना एंड कुनाल। अब देखो मैप में भी ये दो जगह ना यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। बिरहाना यहाँ पे है और कुनाल इधर है, जो हरियाणा की ही पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारी चीजें जब आप मैप से रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। हमने ये देखा था कि हड़प्पा साइट्स मिल रही थी, कालीबंगन भी हरियाणा में है, कि कैसे वहां पे लोग रबी एंड खारिफ क्रॉप्स दोनों उगा रहे थे। मेजरमेंट, ठीक है, मेजर करने के लिए भी उनका एक प्रॉपर सिस्टम था, है ना, जिसके लिए उन्होंने इस टाइप के जो है स्क्वायर और क्यूब्स करके वेट बना रखे थे, ठीक है, ताकि वो हर सारी चीजें प्रॉपरली मैनेजमेंट कर पाए, क्योंकि वो लोग बाहर के देश के साथ भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ट्रेड करते थे। ओके, नाउ ब्रॉन्ज एज आ गया था। ब्रॉन्ज एज कब आया था? जब उन्होंने कॉपर में टिन मिक्स किया था और मेटलर्जी उन्होंने करना सीख लिया था, तब उनको इतनी नॉलेज आ गई थी कि मेटलर्जी क्या होती है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हमने देखा था कि किस तरीके से इस पूरी दुनिया में कितनी सिविलाइजेशन थी स्टार्टिंग में? ओनली 4, ठीक है। 4 सिविलाइजेशन जो है स्टार्टिंग में एग्जिस्ट कर रही थी, और ये सारी सिविलाइजेशन जो है किसके पास बस रही है? मेन सोर्स क्या है पानी का? रिवर। अब देखो रिवर सबकी याद कर लेना। सबसे पहली हड़प्पा थी जो सिंधु सरस्वती के पास बसी। मेसोपोटामिया थी, वो किसके पास पर बसी? यूफ्रेटिस एंड टिग्रीस के पास। इजिप्टियंस थी, ठीक है, अब वो किसके पास बसी? नाइल रिवर। जो चाइनीज थी वो यूंग के पास। अब ये सारी चीजें ना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इन दोनों में ट्रेड का, व्यापार का कितना अच्छा डायरेक्ट लिंक भी था। ओके, तो और दूसरी तरफ चाइनीज और एक हमारी जो है इजिप्ट, वो थोड़ा सा दूर पड़ती थी, इसलिए उनसे हमें इस चैप्टर में डायरेक्ट कांटेक्ट और इस वर्ल्ड में भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं दिखा है। ओके, नाउ कम टू द अवर टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन 4 सिविलाइजेशन में से एक है, जहां पर जो सबसे अर्ली, सबसे पहला जो शहर बसा वो था मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया वर्ड का मतलब होता है लैंड इन बिटवीन, जिसका ग्रीक में मतलब होता है लैंड ड्रेन्ड बाय यूफ्रेटिस एंड टिग्रीस इन वेस्ट एशिया। अब देखो जो ये मेसो का मतलब होता है, ठीक है, अब मेसोलिथिक एज था ना हमारा, मेसो का मतलब होता है मिडल, ठीक है, मिडल या फिर बिटवीन, कुछ भी बोलो, ठीक है। और जो ये वर्ड है पोटास, ठीक है, इसका मतलब समझो वाटर, मतलब कि एक ऐसा लैंड जो दो रिवर, दो वाटर के बीच में बसा हुआ है, और दो वाटर जो रिवर्स हैं वो कौन है? यूफ्रेटिस एंड टिग्रीस। अब आज के मॉडर्न टाइम में ये जो जगह है आज की वो है इराक और कुवैत, ठीक है। अब यहाँ पर सम पार्ट ऑफ टर्की भी एग्जिस्ट करता है और साउथ वेस्टर्न ईरान भी है। अब यहाँ पर इस जगह को क्रिसेंट शेप्ड बोला जा रहा है, जो फुट हिल्स ऑफ जाग्रोस एंड टॉरस के नीचे बसा हुआ है और स्ट्रेच करता है मेडिटेरियन सी इन द वेस्ट एंड पर्शियन गल्फ इन द ईस्ट। और इस रीजन को फर्टाइल क्रिसेंट बोला जाता है, और ये एरिया बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरली पोटेंशियल है। अब ये देखो, ये ना ज्योग्राफिकल लोकेशन दे रखी है। अब मैं आपको ये मैप में समझाती हूँ किस तरीके से है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐसा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ इस टाइप के मून का,
है ना, इसको हम बोलते हैं क्रिसेंट, जिसका मतलब है ये चांद की शेप है। इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे बोलते हैं क्रिसेंट, और ये बहुत ज्यादा जो है फर्टाइल है। टॉरस जो माउंटेन्स है उसके नीचे ये बसा हुआ है, ठीक है। टॉरस एंड जाग्रोस ये दोनों पढ़े थे हमने, टॉरस एंड जाग्रोस इसके नीचे बड़ा बसा हुआ है। मेडिटेरियन सी से लेकर के पर्शियन गल्फ तक इसका स्ट्रेच है, ये जो खिंचा हुआ है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे हमारी दो रिवर्स बह रही है, ये दिख रहा है आपको, मेसोपोटामिया बीच में है और साथ में यूफ्रेटिस एंड ये टिग्रीस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये मैप की लोकेशन क्या है। और ये रीजन बहुत ज्यादा फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पर दो रिवर्स है, और जहां दो रिवर्स होती हैं वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब देखो वाइल्ड फार्मिंग जो यहाँ पे चालू हो गई वो 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी आज के समय से। ये लोग कॉपर टूल्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर 4500 BCE से, जो वहां पर आ चुके थे। अराइवल ऑफ कॉपर के आ जाने की वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ग्रोथ आ गया, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड बढ़ गया वहां पर, ठीक है। और सारी चीजें जो है ना ब्रॉडर हो गई और फार्मिंग एक्टिविटी और ज्यादा फली फूली, क्योंकि वहां पे जो इंपॉर्टेंट रिवर थी यूफ्रेटिस एंड टिग्रीस वो बहुत ज्यादा फैली हुई रिवर्स है, बहुत बड़ा एरिया कवर कर रही है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एग्रीकल्चरल लैंड बहुत लंबे से एरिया में फैली हुई है। जब लंबे एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड है तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मैप तो आपको समझ आ गया है। अब देखो जो हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये खुद में ही 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा सुमेर, उसके बाद अकैडियन, उसके बाद असेरियन, देन बेबीलोनियन। सुमेर जब तक खत्म भी नहीं होता उससे पहले ही अकैडियन हमारा चालू हो जाता है। अकैडियन के खत्म होने के साथ ही साथ असेरियन चालू होता है, और असेरियन के खत्म होने से पहले ही हमारा बेबीलोनियन चालू हो जाता है। तो ये टाइमलाइन हमने देख ली, ये खुद में ही 4 भागों में बटा हुआ है। अब इसके बाद के जो 2000 साल बाद, ठीक है, 2000 साल बाद के जो समय रहे उसमें काफी सारे सिटी एंड स्टेट्स उभरे। अब काफी सारे सॉवरेन स्टेट्स उभरे जहां पर सिटी जो है वो रूल कर रही है अपने आसपास की टेरिटरी के ऊपर, और मेजर यहाँ पे 4 सिटीज 4 शहर उभरे और फले फूले 3500 BCE में, ओके। जैसे कि मेसोपोटामिया डिवाइडेड था सुमेर, अकैडियन, असेरियन एंड बेबीलोनियन, ओके। नाउ जो आपका ये वाला टॉपिक है सुमेरियंस, अब सुमेरियंस में आप देखोगे कि सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है सबसे पहली सिविलाइजेशन थी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे एक शहर है हमारा उर, ठीक है, उर। तो इस सिविलाइजेशन में आप देखोगे कि नए नए से काफी सारे शहर बसे। एक तो ये अर्लीस्ट थी सबसे पहली, ठीक है, और भी दूसरे शहर बसे जैसे कि सुमेर, ठीक है। अब ये साउथर्न मेसोपोटामिया में था। सुमेर जो था वो उसने ही दुनिया में सबसे पहले फर्स्टली बिल्ड किया किसको, डैम सिस्टम को, कैनाल फॉर इरिगेशन, ये सारी चीजें उसने सीखी। और किस तरीके से वहां पे हमें मड ब्रिक्स का उन्होंने यूज करना सीखा, ब्रिक्स कैसे बनाने हैं, और बर्न्ड ब्रिक्स मतलब पक्की ईंटें कैसे बनानी है, फिर उससे वो हाउस, डिफेंसिव वॉल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। और यहीं पे हम देखेंगे साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिगुरात, ठीक है। अब जिगुरात ना उनके टाइम का एक टेम्पल है जो वो पिरामिड शेप में, इस टाइप की पिरामिड शेप में वो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे, ओके। जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था उसमें मेन टेम्पल जो है लोकेटेड रहता था, मतलब यहाँ पे, ओके। जो टॉप फ्लोर था जिगुरात का वो एक हॉली प्लेस है, पवित्र जगह है, ठीक है। और यहाँ और उसके आसपास के जो एरिया है उसमें पैलेसेस है, रॉयल स्टोर हाउस है, और जो हमारा जिगुरात है सराउंडिंग वॉल है, उसकी जो आसपास की वॉल है, ठीक है, उसमें ओनली 1 एंट्रेंस, एक द्वार दिया गया है अंदर एंटर करने का, ठीक है। और इस जिगुरात में क्या एज वेल होता है हमारा सिटी ट्रेजर, पूरे शहर भर का खजाना भी इस जिगुरात के अंदर दिया गया है। अब सुमेर में ना मल्टीपल गॉड्स की ये लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, और इन लोगों का बिलीफ है, ये इन लोगों का जो बिलीफ का मतलब क्या होता है, विश्वास, इन लोगों का विश्वास नेचुरल फोर्सेस में था, ठीक है, नेचर से रिलेटेड चीजों में था, जैसे कि फ्लड हो गया, विंड हो गया, इन सब में मानते थे, और उन्हीं से रिलेटेड भगवान के टेम्पल बनाते थे। अब टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि लोग जो है उसके आसपास
अपने रहते थे, अपनी लाइफ को डिफाइन करते थे। हर सिटी में एक ग्रैंड टेम्पल होता था जिसे वो लोग जिगुरात बोलते हैं, जहाँ वहाँ के चीफ गॉड को रखा जाता था। ओके, और उसी के आसपास जो है शहर जो है फलना फूलना स्टार्ट होता था टेम्पल के अगल बगल। ठीक है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहीं होती थी, जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, टेम्पल अथॉरिटी से सारी चीजें जो है टेम्पल से ही जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, और टेम्पल को क्या बोला जाता है? सेक्रेड टेम्पल। और जो पूरी रेस्ट्रिक्शंस किसके हाथों में होती है? प्रीस्ट और प्रीटिसिस्ट, मतलब कि पंडित और उनकी वाइफ के हाथों में सारी चीजें होती हैं। और क्योंकि उनको भी कैसा दर्जा मिला है, क्योंकि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? रूलिंग फैमिली। ठीक है, रूलिंग क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी सोसाइटी में क्या है? क्लियर डिवीजन ऑफ सोशल हायरार्की, मतलब यहाँ पे भी समाज जो है अमीर गरीब में बटा हुआ है। यहाँ मतलब कि हर यहाँ पर भी सबसे पहले राजा, फिर पंडित, फिर उसके कोर्टिजन्स, फिर फार्मर, फिर लैंडलेस लेबर, ये सब कुछ हर जगह प्रेजेंट है, चाहे दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाएं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करो इंडिया के टेम्पल्स में और सुमेर के टेम्पल्स में। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने वाली चीजें हैं। ठीक है, इस पेंटिंग में हमें पता चल रहा है कि सुमेर का कल्चर कैसे होता था, सुमेरियन लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है इस ब्यूटीफुल डेकोरेटेड इमेज से। इसमें दिखाया गया है व्हील कार्ट, ठीक है, पहिए वाले जो है रथ या फिर पहिए वाले कार्ट, ठीक है, बैलगाड़ी, सब दिखाया गया है। ड्रैपरी, ऑर्नामेंट, किस तरीके से लोग कपड़े पहनते थे, उनके क्या ऑर्नामेंट्स है, हार है, ये सारी चीजें इमेज में दिखाई गई है। ठीक है, तो देखो बेटा, अब यहाँ पे एक हमारा की टर्म है कॉनिफॉर्म। कॉनिफॉर्म क्या है? मेसोपोटामिया की रिटर्न में स्क्रिप्ट। ठीक है, रिटर्न स्क्रिप्ट जो होती है वो लोग कौन सी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं? कॉनिफॉर्म। अभी कॉनिफॉर्म इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग, सबसे शुरुआती सिस्टम है राइटिंग का, जो डेवलप किसने किया? सुमेरियंस ने किया। ठीक है, ये लिखते कैसे थे? इट इज रिटन बाय प्रेसिंग अ वेल्ज shaped stylus into a soft clay tablet। अब वेल शेप, इस टाइप का एक स्टाइलस, एक कुछ पेन जैसा कुछ होता होगा उनके पास, इसी को वैसे तो इसको भी स्टाइलस बोलते हैं जिससे हम लिख रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही उनके पास भी लिखने के लिए कोई चीज होती होगी, और एक चिकनी मिट्टी का, क्ले का एक टैबलेट होता था जिसपे वो लोग गढ़ा गढ़ा के पूरा लिखते थे। अभी यहाँ पे एक इमेज भी आएगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। जो हमारा कॉनिफॉर्म वर्ड है वो आया है कॉनस से, जिसका मतलब होता है वेल्ज, एक ऐसी धातु, एक ऐसी चीज जिससे लिखा जा रहा है। ठीक है, और उसको दबा करके एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब जितने भी सिटीज है, लार्ज सेटलमेंट है जहां पे राजा रहते हैं, वो रहते हैं ग्रैंड पैलेस में, एक बहुत बड़े महल में रहते हैं। और जो लोकल लोग हैं वो छोटे स्मॉल ब्रिक हाउस में रहते हैं, छोटे छोटे ईंटों वाले घरों में रहते हैं। और उन सबकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में? ठीक है, उनकी लाइफ मोस्टली सेंटर्ड अराउंड होती है फार्मिंग से रिलेटेड। इन एडिशन क्राफ्ट भी कर लेते हैं, जैसे कि मेटल वर्क, पॉटरी, टेक्सटाइल, ये सारी चीजें वो लोग परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग मर्चेंट होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं, और ये प्रोफेशन वो लोग फॉलो करते हैं। अब देखो सुमेर में उसके अलावा क्या हो रहा था, हमने देखा तो सुमेर में तो डैम बिल्ड कर दिया था इन्होंने सबसे पहले पहले। अब डैम के साथ कैनाल इरिगेशन भी बिल्ड किया था। अब उसी टाइम पे 3500 बीसी में ही हड़प्पा, जो कि बलूचिस्तान की फुटहिल्स में था, ये लोगों ने भी डैम को बिल्ड कर लिया था, चेक डैम्स बना लिए थे, जिनको उनकी भाषा में ये लोग क्या बोलते थे? गबरबंद। ठीक है, अब इन्होंने सीख लिया कि कैसे छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स बनानी है इरिगेशन के लिए, मतलब कि जहां से पानी बह रहा है वहां से छोटी छोटी धारा कैसे लेके आनी है अपनी खेतों तक, ताकि खेतों में क्या हो जाए? इरिगेशन, सिंचाई हो जाए। ओके, मच इवॉल्व फॉर्म ऑफ वाटर मैनेजमेंट स्किल्स। अब वहां पे इन्होंने बहुत अच्छी वाटर मैनेजमेंट स्किल्स जो है हड़प्पा वाले लोगों ने सीख ली थी। ठीक है, और इसी को इन्होंने इलेबोरेट करके, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इलेबोरेट करके हड़प्पा के ढोलावीरा में, ठीक है, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उन्हीं का एक शहर था ढोलावीरा, जो कहाँ पे था? कच्छ में। और कच्छ कहाँ है हमारा? गुजरात में। ठीक है, तो ये हमारे को वहां पे जो है बहुत अच्छा सिस्टम देखने को मिला था कि किस तरीके से उन्होंने दो स्ट्रीम्स बनाई, एक जो है डैम चेक करने के लिए, कैनाल्स के लिए, और दूसरी कहाँ जा रही है? डीप टैंक्स, बहुत गहरे गहरे टैंक्स बना रखे थे उनके लिए। अब सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड टैंक्स रखे, और वो किससे बने हुए थे? स्टोन से और मड ब्रिक से बने हुए थे। सम टैंक्स वर कट
डीपर, और कुछ टैंक्स को तो इतना डीपर कट कर दिया था कि वो पूरा बेड रॉक तक, इतना नीचे तक, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, हमने कभी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, तो देखा है बेड रॉक सबसे नीचे आता है, मतलब उतना गहरा जो है इन लोगों ने गड्ढा यहाँ पर कर दिया है। ओके, सिमिलरली द ह्यूज डॉकयार्ड, बड़े बड़े डॉकयार्ड्स मिले लोथल में, और वो भी किसके बने थे? बर्न्ड ब्रिक, पक्की मिट्टी, मतलब पक्की ईंटों का बने हुए थे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल शो करता है वाटर मैनेजमेंट स्किल का और उनकी आर्किटेक्चरल स्किल्स का। अब देखो, सुमेर में जब लोगों ने लिखना चालू किया, बिगिनिंग ऑफ राइटिंग हुआ, कब हो गया था स्टार्ट? हमारा 3200 BCE में। और उनकी लिखावट को क्या बोला जा रहा है? कॉनिफॉर्म बोला जा रहा है। किससे लिख रहे हैं? वेल शेप्ड स्टाइलस से लिख रहे थे। और किसके ऊपर? सॉफ्ट क्ले टैबलेट के ऊपर, है ना। और सॉफ्ट क्ले टैबलेट के ऊपर लिख रहे थे। और इसे लिखने वाला जो बंदा था उसे बोलते हैं हम स्क्राइब, जो लिखने वाला है, ठीक है। स्क्राइब कभी भूल जाओ तो याद रखना, स्क्राइब का मतलब होता है राइटर। अब ऐसा नहीं है कि राइटर ही लिखा हो, स्क्राइब से याद रखना, जिसको लिखना आता है, जो लिखावट करता है। अब ठीक है, अब जो ये कॉनिफॉर्म है ना, अब इसमें क्या है? 100 ऑफ मार्क्स हैं, बहुत सारे निशान हैं जो क्ले के टैबलेट के ऊपर लगाए जाते हैं ऐसे, ठीक है। जिसकी वजह से वेल शेप रीड एक होती है, वेल शेप की एक रीड है, उसकी वजह से टैबलेट पे लिख पा रहे हैं। देखो, अब ये मिट्टी ना बहुत सॉफ्ट होगी या गीली होगी, जिसके ऊपर इन्होंने इस टाइप की जो है ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। ओके, अब जो ये स्क्राइब था ना, जिसको लिखना आता था, ये बड़ा हाई स्टेटस, इसको बहुत ज्यादा हाई स्टेटस था सोसाइटी के अंदर, जैसे राजा महाराजाओं का होता है, बिकॉज इसे लिखना आता है, ठीक है। जैसे कि एक पंडितों का होता है, उस टाइप का स्टेटस इसको मिल रहा था 300 BCE में। अब कॉनिफॉर्म ना मेसोपोटामिया के डिफरेंट सिटी एंड स्टेट्स में फैली, जबकि वो भाषाएं सारी अलग अलग बोल रहे हैं। सुमेर में अलग भाषा, उसके बाद हम अकैडियन पढ़ेंगे, उनकी अपनी भाषा, एसारियन पढ़ेंगे, बेबीलोनियन पढ़ेंगे, सबकी अपनी भाषा, लेकिन लिखावट का तरीका सिर्फ कौन सा है? हमारा कॉनिफॉर्म। ओके, अब कॉनिफॉर्म से ना हमें देखने को मिलता है कि ये लोग कैसे बिलीफ रखते थे, उनकी लाइफ कैसी थी मेसोपोटामिया के अंदर, और उनकी कहानियां कैसी थी, मिथ्स कैसे थे, एपिक्स कैसे थे, हाइम्स कैसे थी, कविताएं कैसी थी। ये सारी चीजें जो हमें कहाँ से देखने के लिए मिलेंगी? उनकी कॉनिफॉर्म स्क्रिप्ट से, बिकॉज इसको हमने डेसिफर कर लिया था, खोल लिया था, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को हम पढ़ सकते हैं। जो उनके लॉ कोड थे, कैसे कानून उन्होंने बनाए थे, ठीक है, एजुकेशनल ट्रीटीज कैसी थी उनकी। टैबलेट को यूज किया गया बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखने के लिए, जैसे फार्मिंग के, क्राफ्ट एक्टिविटी के। और कौन कौन यूज कर रहा था? पॉटर, ठीक है, सील कटर, और शिप बिल्डर्स, कारपेंटर, फार्म वर्कर्स, ये सारे लोग जो हैं कॉनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज कर रहे थे टू कीप द रिकॉर्ड रखने के लिए। ओके, देखो, हमने देखा सुमेरियंस ने तो डैम भी बिल्ड किया था, कैनाल सिस्टम भी बिल्ड किया था, साथ में इन्होंने व्हील कार्ट भी इन्वेंट की, सेल बोट इन्वेंट की, कैलकुलेशंस इन लोगों ने करी हर चीज को बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए खेतों का। अब देखो, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसने पूरी दुनिया बदल दी हमारी, और आज भी हम फॉलो कर रहे हैं ये नंबर सिस्टम, ठीक है। अब जो इनके यहाँ का जो ये नंबर सिस्टम था ना, इसमें हर जगह जो है क्या है हमारा? 60। ओके, यू विल फाइंड 60 एवरीवेयर। इनका जितना भी हमारा मेजरमेंट सिस्टम था उसमें हम क्या देखेंगे? इनका क्या था? 60। जैसे कि हमारे पास 60 मिनट्स इन आवर, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, और हम जो सर्कल बनाते हैं वो भी कितने का बनाते हैं? 360 डिग्री का। और इसलिए आज पूरी दुनिया ये 60 वाला सिस्टम फॉलो कर रही है अभी भी। ओके, तो देखो, अब आगे हमारा क्या है कि ये जो हमारा कॉनिफॉर्म राइटिंग है ये बहुत कंटेम्परेरी है हड़प्पन स्क्रिप्ट से, बट जो कॉनिफॉर्म है इसको हमने डेसिफर कर लिया, इसको हमने खोल लिया, लेकिन हड़प्पा वाले को अभी भी हम डेसिफर खोल नहीं पाए हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं। ओके, उसके बाद देखो बेटा, हमारी सुमेर के बाद जो सेकेंड सिविलाइजेशन आई वो आई हमारी अकेडियन। जो पावर ऑफ सुमेर थी वो ट्रांसफर हुई अब किसके पास? अकेडियन के पास, बिकॉज सुमेर की पावर को ना इसने ओवरशैडो कर दिया, दबा दिया। किसने? अकेडियंस ने। अब यहाँ पे एक नया शहर बसा जिसका नाम था अकद, ठीक है, क्योंकि
और ये कहाँ बसा, विच लाई फर्दर नॉर्थ इन द सुमेर, सुमेर के नॉर्थ में लाई करता था और मेसोपोटामिया के सेंटर में। द पीपल ऑफ दिस रीजन, जो यहाँ के लोग थे, पीपल थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे, अकेडियन। अब ये भाषा डिफरेंट थी सुमेरियन से। अब सुमेरियन अलग भाषा बोल रहे हैं, अकेडियंस अलग भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जो ये अकेडियन है, सुमेरियन है, ये कौन सी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं दोनों, लिखावट कौन सी फॉलो कर रहे हैं, कॉनिफॉर्म ही फॉलो कर रहे हैं। अब जो अकेडियंस हैं ये लोग हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। अब इन हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे, कंसोलिडेट करके रखते थे अपनी पावर्स को। डिफरेंट रीजन्स में जो मेसोपोटामिया में उनके जो अलग अलग क्षेत्र हैं सबकी रिकॉर्ड्स जो है अपने पास रखते थे। इसलिए ये क्या बने, फर्स्ट डायनेस्टिक एम्पायर। इन्होंने सबसे पहले अपना जो है एम्पायर अभी तक क्रिएट किया, जो सुमेरियंस नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब इसी टाइम पे हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिटरेचर यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि एपिक ऑफ गिलगामेश। अब यहाँ पे एक ना किताब है या कुछ समझ लो, ठीक है, एपिक ऑफ गिलगामेश, जिसमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है और उसकी शुरुआती कहानियां कैसी थी उनके बारे में लिखा हुआ है। अब जो ये कॉनिफॉर्म टैबलेट है इसमें काफी बार बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं और एक राजा के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट किंग के बारे में, जिसका नाम था सरगोन, ठीक है। इसे हाईलाइट कर लो, सरगोन जो है हमारा इंपॉर्टेंट राजा था जिसके बारे में कॉनिफॉर्म टैबलेट में हमें देखने को भी मिला। मेसोपोटामिया में किस तरीके से ट्रेड होता था ईस्टर्न टेरिटरीज के साथ। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई है, मैं बता रही थी ना कि मेसोपोटामिया हड़प्पा के साथ ट्रेड कर रहा है, तो देखो किस तरीके से कैसे कर रहा है। दिलमन, मगन और मेलुहा, ये जो जगह है वो कैसी है, अमंग दीज मेलुहा इज जर्नली आइडेंटिफाइड एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। मेलुहा को ही क्या बोला जा रहा है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और जो ये दिलमन और मगन है, दिलमन है बहरान और मगन जो है ओमान, इस सब लोगों के बीच में, इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा था उस जमाने में, इतना साल पहले, ठीक है। क्या चीज का ट्रेड कर रहे थे, बीट्स का, आइवरी का, टिम्बर का, गोल्ड डस्ट का और कॉपर का और सेमी प्रीशियस स्टोन का, ये लोग यहाँ पे ट्रेड करते थे। अब मैप में देखो, मैप में देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब ये लोग, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली थी ना, पर्शियन गल्फ और उसके वहां पे जो और साइड में मेडिटेरियन सी था, उराक, उर, ठीक है, ये सारी जगह आपने पढ़ी थी। अब ये देखो, ये है हमारा दिलमान, ये है हमारा मगन, ठीक है, और ये है हमारा मेलुहा। अब देखो ये इंडिया है, ध्यान से देखोगे ना तो थोड़ा सा तुम्हें बाउंड्री नजर आ जाएगी कि ये इंडिया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या चल रहा है, ट्रेड कर रहे थे ये लोग, ठीक है। तो सोचो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उस जमाने में भी ट्रेड हो रहा था, ओके। अब उसके बाद आ गए हमारे असेरियंस। असेरियंस जो एक ऐसा किंगडम है जो अकेडियंस के बाद आया। अकेडियन किंगडम ने जब अपनी सुप्रीमेसी, अपनी जो दबदबा, ठीक है, जो उसने अपना एक रूल करने का जो बना रखा था, जब उसने वो खो दिया, उसके बाद आए थे हमारे असेरियन। कब आए, हमारे 2154 BCE में। इन्होंने एक नया शहर बसाया जिसका नाम था असुर, जो मेसोपोटामिया के नॉर्थ में था। जो असेरियन सिविलाइजेशन थी, ये अकेडियंस का ही सप्लांटेड है, मतलब उसके आगे का ही एक जस्ट सिविलाइजेशन समझ लो, ठीक है। जो लास्ट, अब अकेडियंस कब तक लास्ट रहे थे, 1700 BCE तक। और जो ये असेरियन है, इन अ शॉर्ट पीरियड असेरियन डोमिनेंस स्प्रेड ओवर मेसोपोटामिया। बहुत छोटे समय तक असेरियन लोगों ने यहाँ पर जो है राज किया, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। और क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, स्प्रेड ओवर द नेबरिंग रीजन इन द वेस्ट एंड साउथ। अब जो अकेडियंस थे ना, उसके जस्ट आगे के ही सप्लांटेड, उसका ही जस्ट मान लो कि एक ही ब्रांच है असेरियंस, उन्होंने राज करना स्टार्ट किया, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए। क्या, वेस्टर्न एंड साउथर्न रीजन ऑफ मेसोपोटामिया पे। अब देखो उसके बाद आ गए हमारे बेबीलोनियंस, ये हुए वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल थे। अब असेरियंस ने ना अपना डोमिनेंट जो है नॉर्थर्न पार्ट में बना रखा था, ठीक है। अब इसी दौरान जो है एक नया सिटी उभर के आया, बेबीलोनिया, ठीक है। अब इसने पूरे मेसोपोटामिया पे अपना दबदबा बना लिया 1900 BCE तक, ठीक है। बेबीलोनियंस ग्लोरी स्टार्टेड विद द असेंडेंस ऑफ हम्मुराबी। अब ये जो बेबीलोनियंस है, ये बोलते हैं ये किसके आगे के वंशज हैं, हम्मुराबी के। शायद कोई ऐसा वंशज उनकी कंट्री में एग्जिस्ट करता था जो बहुत पावरफुल पहले के जमाने में हुआ करता था, और बेबीलोनियंस उनके ही वंशज है, हम्मुराबी के, ठीक है। अब 1792 BCE में उन्होंने आसपास के रीजन्स को, नेबरिंग कंट्रीज को, नेबरिंग रीजन्स को जो है कनकर कर लिया। कनकर मतलब
मतलब उस पे विजय पा ली और अपना जो है छोटा राज्य उन्होंने बहुत बड़ा लार्ज एम्पायर में कन्वर्ट कर लिया। मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था? हम्मुराबी का, क्योंकि इसने सारे रूल्स रेगुलेशन ऑफ सिविल एंड सोशल कंडक्ट को एक किताब में रख दिया जो था कोड ऑफ हम्मुराबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, कोड ऑफ हम्मुराबी। ठीक है, कि उस टाइम पे इनका जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसलिए था क्योंकि इन्होंने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे सबको एक किताब में रख लिया जिसका नाम रखा कोड ऑफ हम्मुराबी। उसी पे ही इनका पूरा एम्पायर जो है चलता था और ये क्या बना? फाउंडेशन मॉडल बना बहुत फ्यूचर के लिए भी, और आगे की आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी एक फ्यूचर मॉडल की तरह साबित हुआ। 1400 BC में बेबीलोनियंस जो थे उन्होंने अपना जो है ना एम्पायर जो है वो खो दिया। ठीक है, रिपीटेड अटैक्स, उन पे बहुत अटैक्स हो रहे थे। कौन कर रहे थे? हिटिटीज। ठीक है, और अदर राइजिंग पावर जो दूसरी और उभरती हुई पावर है। अब देखो सबसे पहले ना हिटिटीज का मतलब जान लो। जो ये हिटिटीज है ना, ये दूसरी कंट्री के दूसरे बाहरी लोग हैं जैसे कि इंडो यूरोपियन पीपल। ठीक है, वो लोग उन पे अटैक कर रहे थे जो कि पावरफुल एम्पायर था जैसे कि एंटलोनिया, आज के टाइम का टर्की, उन पे अटैक कर रहा था, बार बार रिपीटेड अटैक कर रहा था। अब इस सब का जो है फायदा उनको मिल गया, एडवांटेज बाय मास्टरिंग। अब उन्हें एडवांटेज इसलिए मिल गया क्योंकि उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी, हिटिटीज के पास, बाहर के लोगों के पास, उन्होंने वो अपनाई और बहुत अच्छा एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूज करना सीख लिया। अब यहाँ पे उनके ना एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा। ठीक है, बेबीलोनियन जो जगह है मेसोपोटामिया में, वहां पे जो है बहुत उनका जो है नुकसान पहुंचा। एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत प्रेशर बना, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो इस सब चीजों की वजह से ना बेबीलोनियंस का कंट्रोल जो है यहाँ पे वीक होते हुए हमें दिखाई दिया। एज अ रिजल्ट क्या देखा? उन्होंने अपना डोमिनेंस वहां से खो दिया और एक नई पावर, एक नया शक्ति वहां पे उभर के आ गई। अब देखो दिस इज द इम्पोर्टेंट इमेज कि यहाँ पर ना इस स्टोन पे एक तो एक राजा है और जिसका नाम है हम्मुराबी, और दूसरा एक है इनकी गॉड। ठीक है, जिसका नाम है शमाश, जो बेबीलोनियन की जस्टिस गॉड है, न्याय के देवता है। वो एक किताब जो है हैंड ओवर कर रहे हैं राजा को। ठीक है, अब उसके बाद हमारी जो अगली सिविलाइजेशन आती है वह है हमारी कौन सी? इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ओके, अब इजिप्टियन सिविलाइजेशन हमारी कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इजिप्ट में उभरी है, दुनिया की सबसे शुरुआती सिविलाइजेशंस में से एक है। और क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ हिज रिच हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इनका भी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा रिच है और वो बहुत सारी जगहों पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है उसने छोड़ा है इस सिविलाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इजिप्ट है उस जमाने में भी जो है ग्रीक और रोमन्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, इजिप्ट तो था ही, ग्रीक और रोमन्स भी थे। ठीक है, ग्रीक रोमन्स भी जानते थे इजिप्ट के बारे में। एक जो है ग्रीक राइटर है हेरोडोटस, इससे ये लिखता है क्या? इजिप्ट एज अर्ली एज 5th सेंचुरी BCE, उस जमाने के बारे में बताता है। ठीक है, और 19th सेंचुरी में हेरोडोटस ने उस जमाने के बारे में बताया। फिर 19th सेंचुरी में एक किताब छपी जिसका टाइटल क्या था? डे ले इजिप्टे, जिसमें उसकी हिस्ट्री के, इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में जो है इस किताब में बताया गया। मतलब कि जब इजिप्टियंस थे ना तब साथ साथ रोमन्स एंड एज वेल एज हमारे ग्रीक्स भी एग्जिस्ट करते थे। अब देखो यहाँ पे ना एक हमारा कीटम है, सबसे पहले तो हम यही पढ़ लेते हैं। पेपेरस। पेपेरस क्या होता है? एक ऐसा जो ये ना पेपर है was made by cutting inter trunk of the papyrus plant into strips। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये लोग ना कागज का यूज कर रहे हैं, कागज बना रहे हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि पहले के टाइम के लोग जब मेसोपोटामिया पढ़ रहे थे वो एक क्ले टैबलेट यूज कर रहे थे लिखने के लिए, है ना, कॉनिफॉर्म स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे। ये लोग लिख रहे हैं पेपेरस पे, मतलब कि एक इनका एक पेज है जो कैसे बना रहे हैं ये लोग? ट्री के ट्रंक से। ठीक है, जो पेड़ है, पेड़ के तनी से जो है वो जो है स्ट्रक्चर वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब जो इनका जो पेपेरस है, ठीक है, जो पेपेरस इनका ट्री है उससे ये लोग कुछ प्रोसेस बना रहे हैं जैसे प्रेसिंग, टाइंग, पॉलिशिंग, फिर उसको शीट में ये लोग आगे चल के कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ओके,
अब देखो इतना जो है ये सारा जो इन्होंने प्रोसेस कर लिया, डाइंग पॉलिशिंग करके शीट बना ली। अब जो ये नाम है पेपरस, ये किसके नाम पर पड़ा इनका? पेपरस एबर, क्योंकि इसी ने ही ये डिस्कवर किया था। और इस किताब के अंदर जो उसने सबसे पहली किताब लिखी उसमें 700 क्योर्स, क्योर्स मतलब कि क्या होता है, जैसे कोई हमारे को बुखार हो जाए तो उसका एक नुस्खा है ना, एक उसका सोल्यूशन है, तो वही क्योर होता है। स्पेल्स लिखे हुए हैं इजिप्टियंस के मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ था। अब इजिप्टियंस हिस्ट्री जो है ना वो सारी की सारी पेपेरस में लिखी हुई है। ओल्ड पेपर जो होता है, ओल्ड पेपर रिकॉर्ड है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखे हैं, जिसमें कहानियां, प्रैक्टिकल डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये बताता है कि इजिप्टियन बाहर की दुनिया को किस नजरों से देखता था। इजिप्टियन ना खुद में ही 3 भागों में बटा हुआ है, ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम एंड न्यू किंगडम। ये तीनों अलग अलग टाइम पे हुए। अब देखो न्यूलिथिक एज भी खत्म हो चुका है, कैलियोलिथिक स्टेज भी खत्म हो चुका है, ब्रॉन्ज एज से ही इनकी क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। ओके, नाउ हम देखेंगे जो इनकी लाइब्रेरीज है वो 2000 बीसी ही पहले की है, और पेपरस स्क्रोल्स, बहुत सारे पेपरस ट्री के जो स्क्रोल्स है उसमें लिखावट है वो हमें मिल रही है काफी सारे जार्स में जो शेल्फ्स के ऊपर रखे हुए हैं। और कुछ जार्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ स्टोरी है, बहुत पुरानी पुरानी कहानियां हैं, जैसे कि सिम्बाद द सेलर। अब तुमने ना कभी नोबिता की, अगर तुम बहुत बड़े फैन, नोबिता डोरेमोन के फैन होगे ना, तो तुमने जरूर ये सिम्बाद द सेलर वाली मूवी देखी होगी, ठीक है। तो पहले मुझे लगता था कि ऐसे ही है, लेकिन सिम्बाद द सेलर रियल में एक स्टोरी है, ठीक है। पहले मुझे इमेजिनरी लगता था। मैं यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर लगा दूंगी ताकि आपको याद आ जाए कि सिम्बाद द सेलर कौन था, ठीक है। और भी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी अपनी उन सारे पेपरस के ऊपर, ठीक है, बहुत डाइवर्स तरीके से, जिस और एनिमल्स के बारे में, एनिमल से रिलेटेड कहानियां हैं। अब उस पर तो पूरी किताब है, इसोप फैबल, ठीक है, जिसमें ये लोग किसके बारे में कहानियां लिख रहे हैं, गोस्ट, मिरेकल, रोमांसेस। और एक सबसे ओल्डेस्ट नोन कहानी है किसकी, सिंड्रेला की। इसके बारे में तो कौन नहीं जानता होगा, हर कोई बच्चा जानता है सिंड्रेला, ठीक है। अब देखो हमने इजिप्ट की जो स्क्रिप्ट है इसे डेसिफर्ड, इसे खोला कैसे। तो सबसे पहले पियर बुर्चार्ड नाम का एक बंदा था जो फ्रेंच आर्मी इंजीनियर था। जब वो एक फोर्ट में रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था इजिप्ट में 1799 में, तो उसने एक बहुत बड़ा स्टोन का पत्थर देखा जिसपे कुछ मिस्टीरियस तरीके से लिखावट, एक रहस्यमय कोई लिखावट लिखी हुई थी। और जो वो पत्थर था वो था रोसेटा स्टोन, ठीक है। अब उसमें ना 3 टाइप की लिखावट थी, 3 भाषाओं में शायद लिखा गया होगा, जिसमें एक भाषा जो है ग्रीक भी थी। अब ग्रीक क्योंकि लोगों को पढ़ना लिखना आता है तो ग्रीक भाषा तो पढ़ ली, तो ये पता चलता है कि उस जमाने में भी लोग क्या होते थे, बायलिंगुअल डिक्शनरीज, मतलब कि उस जमाने में भी ग्रीक लोग एग्जिस्ट करते थे, रोमन एग्जिस्ट करते थे, इजिप्टियंस एग्जिस्ट करते थे। जैसे ही हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने बताया था ना इजिप्टियंस रोमन ग्रीक्स को भी जानते थे, तो हमने जो खोई हुई भाषा थी उसको ढूंढ लिया और ग्रीक की लैंग्वेज ने एज अ डिक्शनरी की तरह काम किया। फिर उसके बाद फ्रेंच लिंग्विस्ट, ठीक है, जीन फ्रांसिस्कोस ने, चैंपोलियन ने क्या किया, पूरी इस स्क्रिप्ट को डेसिफर कर दिया, इस स्क्रिप्ट को उन्होंने खोल दिया, ठीक है। अब इजिप्टियंस का ना एक अपना क्या है, कैलेंडर है, ठीक है, एक उनका अपना कैलेंडर है जिसमें 3 सीजन्स है, और 3 सीजन्स में हर सीजन में कितने हैं, 4 मंथ है, ठीक है। सबसे पहला मंथ है उनका इंडंडेशन, ठीक है, जो ऑटम कहलाता है। फिर पीतर ग्रोइंग, पीरत ग्रोइंग जिसको विंटर कहते हैं। फिर शेमू हार्वेस्ट जिसको समर बोलते हैं। अब ये सारी चीजें उनकी किस पे डिपेंड करती है, उनका जो है क्या है, एक सीरस गॉड स्टार, ठीक है, डॉग स्टार, ठीक है। अब वो ना डॉग की में भी पूजा करते हैं, उनके लिए डॉग जो है बहुत ज्यादा हॉली होता हो, पवित्र होता हो। अब वो बोलते हैं साल में 365 डेज होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 60 दिन होते हैं और 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो एक्यूरेट बातें कर रहे हैं, और आज भी हम यही फॉलो कर रहे हैं ना, बात तो यही है। लेकिन बोला जाता है कि पुराना जो खोया हुआ समय है वहां पर ना 1/4 डे लॉन्गर होता था, ठीक है, 1/4 दिन जो है और ज्यादा काउंट किया जाता था। अब पता नहीं कितना सच है कि कितना झूठ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को एक इमेज दे रखी है जिसमें यहाँ पर देख रहे हो डॉग्स, डॉग्स को कितनी इंपॉर्टेंस दी है इन लोगों ने, है ना। तो इस तरीके से इमेज से हमें पता चल रहा है उनका पहनावा कैसा था, उनके ऑर्नामेंट्स कैसे थे, ठीक है।
नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट इजिप्टियन सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन इनका और आगे बढ़ा तो हमने देखा नए नए शहर उभरे। 3000 बीसीई में उनकी पॉपुलेशन जो है और इंक्रीज हुई, रिसोर्सेस सबको अवेलेबल होने लग गए। और कौन से रिवर के पास बसा था ये? नाइल रिवर के पास बसा था, जिनसे इनको पानी मिल रहा है। ठीक है, किनारे पे बसे हैं ये लोग। एवरी समर, जैसे ही समर आता था रिवर के अंदर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो लीडिंग टू अ एनुअल इंडेंटेशन, जिसकी वजह से जो है एनुअल इंडेंटेशन वाला समय आ जाता है, इनका मौसम आ जाता है। ठीक है, अब बाढ़ आती है तो वो अपने संग बहुत ज्यादा रिच मड लेके आती है, और वो लैंड क्या बन जाती है? इनकी एक टाइप ऑफ लैंड है जिसे केमेत बोलते हैं ये लोग। और वो लैंड जो है एलुवियल हो गई, एलुवियल सॉइल आ गई, तो वहां पे बहुत अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है। अब देखो जो इजिप्टियंस है ना, वो लैंड कहते हैं, लैंड को क्या बोल रहे हैं? केमेत। अब वो लैंड जो है ना वहां पे द ब्लैक, कमिंग फ्रॉम द ब्लैक रिवर वैली सॉइल, ब्लैक रिवर वैली सॉइल से वहां पे द ब्लैक आ रही है, मतलब बहुत अच्छी सॉइल आ रही है, जिसका नाम उन्होंने रखा केमेत। अब यहाँ पे देखो जो हमारे इजिप्ट का जो है मैप दे रखा है, जिसमें अलग अलग प्लेसेस हैं, जैसे गीजा, मेम्फिस, सकारा, लोअर इजिप्ट, तुरहा, हेलीपोलिस, है ना, और साथ साथ हमारा हर्मोपोलिस, ये सारे जो है वहां के सिटीज हैं। ओके, नाउ आफ्टर 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले फार्मर्स ने डिस्कवर किया कि कैसे डगिंग डिचेस मतलब गड्ढे खोदने से किस तरीके से वो पानी का रुख मोड़ सकते हैं, डाइवर्ट वाटर फ्रॉम नाइल रिवर, नाइल रिवर से कैसे पानी जो है मोड़ सकते हैं इनटू देयर फील्ड, अपने खेतों की तरफ। किस तरीके से पानी को स्टोर कर सकते हैं, रिजर्वोयर में बड़े बड़े टैंक बना लिए, उसमें पानी कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीजें सीख लिए। अब उन्होंने नंबर ऑफ डेज भी काउंट कर लिया, उन्होंने नंबर ऑफ डेज काउंट करके सीखा कि कब जो है ना यहाँ पर बाढ़ आती है, दिन भी गिन लिए, तो उन्हें पता है कि कब नाइल रिवर में बाढ़ आने वाली है। तो इस हिसाब से इजिप्टियंस ने अपना कैलेंडर जो है डेवलप कर लिया। द नीड टू डिग डिचेस, अब जो उनको जरूरत थी गड्ढे खोदने की, वो किस लिए थी? कंस्ट्रक्ट डैम्स बनाए उन्होंने। और ये सारी चीजें करने के लिए उनकी किसकी जरूरत थी? कलेक्टिव एफर्ट, सब लोगों की एफर्ट्स की जरूरत थी। जो अर्ली एफर्ट थे, शुरुआती एफर्ट थे, उन सब चीजों से ग्रोथ हुआ लोकल गवर्नमेंट का। ठीक है, राइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेस उभरने लग गई। ठीक है, और यहीं से सबसे पहली लोकल गवर्नमेंट इन इजिप्ट का राइज हो गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को एक इमेज दे रखी है किसकी? पिरामिड की। अब जैसे हमारे घर की सीढ़ियां होती है ना, इस तरीके से ही हमारे को यहाँ पे क्या दे रखी है? इजिप्ट में जो है पिरामिड की इमेज दे रखी है, जो इस टाइप के स्ट्रक्चर के साथ बनी है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, और ये कहाँ पे है? सकारा, सकारा नाम की जगह पे हमारे को ये चीज जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ओवर टाइम, जैसे जैसे समय और बीता, पावरफुल इंडिविजुअल्स, बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हुए। और यहाँ पे राजा को क्या नाम से जाना जा रहा है? परोहास। ठीक है, जो इजिप्ट के रूलर्स बने। आफ्टर देयर डेथ, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो परोहा को दफनाया जाता है जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड दफनाया जाता है। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का मस्तावा, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का मस्तावा उनके ऊपर रखा जाता है, जहां पे उनकी बॉडी होती है उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर रख देते हैं। ठीक है, और उसे एक चैम्बर, एक तहखाने में रखते हैं। ठीक है, दफनाते एक तहखाने में, ठीक है, चैम्बर में रखते हैं जमीन के अंदर। जो वो मस्तावा होता है वो क्या होता है? वो प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ पिरामिड। अब उसके ऊपर क्या किया जाता है? एक के बाद एक जो है पिरामिड्स को बिल्ड किया जाता है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे पिरामिड्स का, कहाँ पे? सकारा में, जैसे मैंने आपको इमेज दिखाई। अब जो पिरामिड्स है उनको प्राइमरली बनाया जाता है, बिकॉज क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इजिप्टियंस मानते हैं किसमें? का में। हर इंसान का एक क्या है? का। अब ये जो का है ना, क्या है? स्पिरिचुअल डबल, कि हर इंसान एक तो जिंदा होता है, तब उनके पास एक सोल होती है, एक आत्मा होती है, और मरने के बाद भी उनके पास क्या होती है? एक सोल। ठीक है, कभी ऐसा होगा कि आफ्टर डेथ अगर उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाएगा तो वो वापस जिंदा हो सकती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन, है ना। अब हमने कितने सारे कार्टून्स में देखा हुआ है मम्मी। ठीक है, मम्मी कैसे होती है? एक ऐसी बॉडी जिसमें पूरा पट्टी जो है लपेटा हुआ है। अब
देखो ये ममीफिकेशन का प्रोसेस ये लोग फॉलो करते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स ना बॉडी से निकाल लिए जाते हैं। सारे इंटरनल बॉडी से ऑर्गन्स निकाल चुके हैं, सिर्फ किसको नहीं निकाला है हमने, हार्ट को बॉडी में ही छोड़ दिया है, ठीक है। और पूरी बॉडी को ड्राई कर दिया है विद नेट्रॉन से ड्राई कर दिया है। फिर पूरी बॉडी पे ऑयलिंग की है और एक लेनिन के कपड़े से पतली पतली स्ट्रिप्स बना के, लेनिन एक टाइप का ना कपड़ा होता है, जैसे कॉटन होता है ऐसे ही एक कपड़ा होता है लेनिन, ठीक है, उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स बना के पूरी बॉडी पे जो है कवर किया है ना। और फिर उसे क्या किया, कफन में जो है उसको डाल दिया और फिर पूरे रीति रिवाजों के साथ उसे जमीन के अंदर दफना दिया, किसमें, पिरामिड के फॉर्म में। अब मैंने कहा है कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, आपको हमेशा सोशल डिवीजन हमेशा देखने को मिलेगा कि ये सोसाइटी हमेशा बटी हुई है। देखो ऐसे इजिप्ट में भी बटी हुई है, जैसे मेसोपोटामिया में बटी हुई थी, यहाँ पे भी बटी हुई है। सबसे ऊपर है परोहा मतलब राजा, फिर राजा के ऑफिशियल्स, नोबल, प्रीस्ट, फिर उसके नीचे लैंड होल्डर, आर्टिसंस, मर्चेंट, और सबसे नीचे कौन है, सर्वेंट, स्लेव्स, गुलाम और नौकर, सबसे नीचे, ठीक है। ये आपको हर जगह हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ना हमारे को कुछ इमेजेस दे रखी हैं, ठीक है, जो शायद इजिप्टियन यूज करते होंगे, मे बी दिस टाइप ऑफ स्लीपर्स, ये वाला कुछ सामान रखने का चीज है, कुछ इस टाइप का वास, ठीक है। तो यहाँ पे इजिप्टियंस की डेली आइटम की इमेज दे रखी है, ओके। अब यहाँ पे देखो अर्ली इजिप्टियंस, जो शुरुआती इजिप्टियंस थे, वो बहुत सारी लेजर एक्टिविटीज भी करते थे, उनके भी एंटरटेनमेंट के साधन थे, जैसे स्विमिंग, कैनॉट, ठीक है, प्ले बोर्ड गेम क्या होता है, जैसे हमारा लूडो और चेस होता है, ऐसे ही वो म्यूजिक सुनते थे, म्यूजिक एंजॉय करते थे, डांसिंग करते थे, और साथ साथ उनका क्या था, कुछ फेस्टिवल्स भी इंजॉय करते थे, जिसके अंदर इजिप्टियन कल्चर जो है सेंट्रल भूमिका निभाता था, ठीक है, केंद्र की भूमिका निभाता था। इजिप्टियन कल्चर फॉलो करते थे अपने भगवान के लिए या फिर अपने राजा के रूल के लिए। अब हर भगवान का एक फेस्टिवल होता था जिसमें वो लोग स्टैचू को परेड कराते थे, स्टैचू बना के, उनकी मूर्ति बना के उनकी परेड करते थे, ठीक है। जो है लोग पूरी बड़े सारे लोग जो है इकट्ठा होकर उनका स्टैचू उठा करके परेड करते थे विद म्यूजिक बजता था इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे रखा है जैसे कि सिस्त्रम। अब जो कुछ फेस्टिवल ऐसे भी बनाए गए हैं जो किसी राजा के लिए बने हैं, ठीक है, राजा के राज के लिए बने हैं। फॉर एग्जांपल सेद फेस्टिवल, ठीक है, याद रखना एक यहाँ पे फेस्टिवल का नाम आया है सेद फेस्टिवल। वो इसलिए बना है कि कोई राजा ने 30 साल उस सिंहासन पे राज किया है, इसलिए बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट यहाँ पे बनाया गया ताकि लोग अपनी भक्ति भगवान के लिए और अपने राजा के लिए दिखा सके, ओके। अब ऐसे ही देखो इजिप्टियन वुमेन्स, जो इजिप्ट की वुमेन्स थी वो बहुत ज्यादा राइट्स इंजॉय करती थी ग्रीक और रोमन वुमेन्स के मुकाबले। मतलब कि एक इजिप्टियन वुमेन्स के पास बहुत सारे राइट्स थे, जैसे कि वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी रख सकती थी, बिजनेस चला सकती थी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है क्लियोपात्रा। अब क्लियोपात्रा को ना बचपन से ट्रेनिंग दी गई, ठीक है, चाइल्डहुड से उसको क्या चीज की ट्रेनिंग दी गई, टू रूल, उसे राज करना है बड़े होके, इस चीज की उसे ट्रेनिंग दी गई और वो 18 साल की उम्र में ही क्या बन गई, क्वीन। और दिस इज द इमेज ऑफ क्लियोपात्रा जो कि एक टेंपल के वॉल में वहां पे बनाया गया है, ओके। तो अब हमारी नेक्स्ट सिविलाइजेशन है कौन सी, चाइनीज सिविलाइजेशन। आई होप आपको यहां तक की सिविलाइजेशन जो है बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब हमारी अगली सिविलाइजेशन है अब चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हमने हड़प्पा पढ़ लिया, मेसोपोटामिया पढ़ लिया, इजिप्ट पढ़ लिया, ये सारी किसके पास बसी हुई थी, रिवर के पास। तो हमारी ऑब्वियसली ये चाइनीज सिविलाइजेशन भी किसके पास पूरी फ्लरिश हुई, किसके पास फली फूली, ह्यूंग ही रिवर के पास, जिसको येलो रिवर या फिर दूसरी रिवर है यांगजे, ठीक है, इस रिवर के पास जो है चाइनीज सिविलाइजेशन फली फूली। अब दो रिवर्स जो है बहुत ज्यादा सेंटर रोल प्ले कर रहे हैं चाइनीज सिविलाइजेशन के उदय में, जो न्यूलिथिक कल्चर के अराउंड जिसका उदय हुआ था 7000 बीसीई से जो है, जिसकी शुरुआत हुई। जब 2000 बीसीई का समय आया तब यहाँ पे कॉपर, ब्रॉन्ज, मेटलर्जी लोगों ने सीख लिया और यहाँ पे न्यूलिथिक सेटलमेंट जो है चालू हो गया, एक नया जमाना चालू हो गया, जिसकी वजह से
स्पेशली दोज इन येलो रिवर बेसिन, और खासकर उस एरिया में जो येलो रिवर रीजन के पास में था। और इसी से किसको थ्रेशोल्ड मिल गया? पहले तो कॉपर आया, कॉपर के आने के बाद ही वो बहुत अच्छे से फले फूला, ठीक है। उसके बाद लोगों ने मेटलर्जी सीख ली, मेटलर्जी के बाद किसको राइज मिल गया? ब्रॉन्ज एज को राइज मिल गया। अब 1600 बीसी में काफी सारे अर्बन सेंटर्स मिले जहां पर, ठीक है, काफी सारा एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर बहुत फला फूला, एडवांसमेंट, चीजें एडवांस हुई, मेटलर्जी, मेटल से रिलेटेड चीजें यहाँ पे एडवांस होने लग गई, क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट क्रिएटिविटी, लोगों में क्राफ्ट वर्क ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। इन सब की वजह से ही चाइनीज ब्रॉन्ज एज जो है चालू हो गया, ठीक है, एक टेरिटोरियल एम्पायर के रूप में, ठीक है। अब जो हिस्ट्री है चाइना की, चाइना का जो इतिहास है वो कुछ डायनेस्टीज में बटा हुआ है, जैसे कि शांग डायनेस्टी, जोउ डायनेस्टी, ठीक है, दो वेल नोन डायनेस्टी है जिसमें अभी तक क्या चल रहा है? हमारा ब्रॉन्ज एज ही चल रहा है, ठीक है। ये दोनों डायनेस्टीज जो है ब्रॉन्ज एज फॉलो कर रही है। उसके बाद 600 बीसीई में आयरन जो है पॉपुलर हो गया चाइना के अंदर, चाइनीज आयरन एज। अब चाइनीज का आयरन एज यहाँ पे चालू हो गया है इसके बाद, और चाइना को ना चाइनीज आयरन एज का नाम भी इस आयरन से ही मिला है। देखो कैसे, जो ये वर्ड है ना चाइना, ये कहीं ना कहीं आयरन एज में इसे किन या चिन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि एक किन डायनेस्टी आई थी या चिन डायनेस्टी आई थी, ठीक है, इसलिए ही चाइना को चिन से चाइना का नाम मिल गया। और ये पहली इंपीरियल डायनेस्टी थी चाइना की, ठीक है। और इसको बहुत सारा क्रेडिट मिलता है क्योंकि इसने पूरे कंट्री को जोड़ के रखा है, काफी सारे कंट्री को, देश को अपने इसने फैलाया, बड़ा किया है। और उसके बाद आयरन एज के समय पे ही हमारी एक और डायनेस्टी आई, कौन सी? हन डायनेस्टी, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पूरा जो है पीरियड दे रखा है कि हमारे पास जो ब्रॉन्ज एज चालू होता है यहाँ से यहाँ तक, दो डायनेस्टी जो है ब्रॉन्ज एज फॉलो कर रही थी, शांग डायनेस्टी एंड जोउ डायनेस्टी। फिर आयरन एज इसके बाद से चालू हुआ तो हमारी किन एंड हन डायनेस्टी इसको फॉलो कर रही थी, ठीक है। अब जो हमारे जोउ रूलर्स थे ना, वो दोनों राजा भी थे और प्रीस्ट भी थे, ठीक है। और उनको बोला जा रहा है कि हेवन से उन्हें अपॉइंट किया है, मतलब कि स्वर्ग से उन्हें अपॉइंट करके भेजा गया है, और उन्हें हटाया भी जा सकता है अगर उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कार्य नहीं किया, या फिर लोगों को अमीर नहीं किया या प्रॉस्पर नहीं किया, भलाई के लिए काम नहीं किया, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल्स जो लोग थे वहां पे, ऑफिसर्स जो हैं वो चुने जा रहे हैं बड़ी सावधानी से, ग्रेट केयर से, और प्रॉपर एग्जामिनेशन हो रहा है इन आर्चरी, तीरंदाजी, तीरंदाजी होती है ना, तीरंदाजी आती है कि नहीं, घुड़सवारी, हॉर्समैनशिप, कैलकुलेशन, राइटिंग, म्यूजिक, ये सब कुछ आना चाहिए अगर आपको चाइना में उस जमाने में ऑफिसर बनना है तो। देखो अब उसके बाद ना लिखावट, लिखना, ठीक है, लिखा हुआ है ये कुछ कुछ। अब देखो क्या तरीका था कि हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलेगा व्हाट वी नो अबाउट चाइना, चाइना में क्या था, ठीक है। तो चाइना में ना बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमें मिला है जो ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफर्स ने रिकॉर्ड किए उनके इवेंट्स को। अब देखो कैसे पता चला, द अर्लीस्ट, सबसे पहला पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि चाइनीज क्या करते थे बेटा? ऑरेकल्स, ऑरेकल्स। अब ये ऑरेकल क्या चीज है, ये क्या बला है? अब देखो जो ये सिंबल्स हैं, इसके ऊपर देख रहे हो काफी सारे सिंबल्स बने हुए हैं। अब उन्होंने हर चीज का एक सिंबल बना लिया था, ठीक है, और वो उसको बनाया करते थे, लिखा करते थे किस पे? पीस ऑफ एनिमल बोन, एनिमल के बोन्स पे लिखते थे, नहीं तो टोटोटॉइस शेल, टोटोटॉइस के शेल के ऊपर, जो कछुआ होता है, कछुआ के ऊपर जो हार्ड पार्ट होता है उसके ऊपर लिखा करते थे। अब उनकी बोन्स को हीट किया जा रहा है, ठीक है, गर्म किया जा रहा है, अगर वो क्रैक हो जाती है तब उसके हिसाब से अपना जो है इंटरप्रिटेशन बताते थे, उसको जो है कन्वर्ट करके बातें बताया करते थे। ये सारी चीजें डिपेंड करती है बेस्ड ऑन क्रैक ऑफ पैटर्न ऑफ क्रैक, कि वो किस तरीके से टूट रहा है, उस पे ये सारी चीजें डिपेंड करती है। कितनी ज्यादा ये हमारे को अजीब चीज लग रही है कि किस तरीके का अंधविश्वास सा नहीं है ये थोड़ा सा, कि ये एक क्रैक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और एकल से ये लोग जो है क्या कर रहे हैं? फोरटेल द फ्यूचर, फ्यूचर बता रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जो इससे हमें क्या मिल रहा है? होप्स, डिजायर, और ये भी पता चल रहा है कि चाइनीज, अर्ली चाइनीज के क्या क्या फियर्स थे, वो लोग कितना डरते थे और अंधविश्वास भी फॉलो करते थे। अब जो ये पीस है ना, पहले तो मुझे लग रहा था ये कोई क्लोथ है, बट दिस इज एक्चुअली व्हाट?
इट इज एक्चुअली बोन। ये एक बोन है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, और उन्होंने इसे हीट किया होगा, गर्म किया होगा, तो ये बोन टूट गई होगी। तो ये उस बोन का जो है क्रैक, छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा है। अब देखो जो चाइनीज स्क्रिप्ट थी ना हमारी, उसमें इन्होंने लोगोग्राफिक फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है, जिसमें एक वर्ड, एक कैरेक्टर जो चीज को डिफाइन करे। जैसे एक इंसान है, उसका ये कैरेक्टर है, ठीक है, एक वर्ड है। ऐसे ट्री के लिए ये वाला सिंबल है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने उसमें बना रखा था। देखो चाइनीज पीपल ना बहुत क्रिएटिव होते थे, कला का बहुत महत्व है उनके यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो जेड ड्रैगन, ये जेड ड्रैगन का एक इन्होंने कुछ चक्कू सा बना रखा है, कोई भी शायद ये ऑर्नामेंट हो सकता है। अगला है इनका जेड ड्रैगन पेंडेंट, एक ये पेंडेंट गले में पहनने के लिए बना रखा है, जो कि जाउ डायनेस्टी का है। ठीक है, अगला है हमारा वाइन पोरिंग ग्लास, ठीक है, ये ब्रॉन्ज का वाइन पोरिंग ग्लास है जो शांग डायनेस्टी का है। अब जो ये जेदे है ना, जेदे इट इज अ टाइप ऑफ अ स्टोन, ठीक है, जो ये पत्थर है, ये एक स्टोन से बने हुए हैं, और ये तो ब्रॉन्ज का है। ठीक है, तो जो जेदे है वो चाइना में मिलता नहीं था, वो आता था बाहर से। अब देखो क्या लिखा है, सम अदर क्राफ्ट आइटम, कुछ आइटम जो है बहुत यूनिक थे चाइनीज सिविलाइजेशन में, बिकॉज वो जैद ऑब्जेक्ट से बने हैं। ठीक है, जैद एक पत्थर है, इस टाइप के पत्थर से बने हुए हैं, ऐसे उससे फिगराइंस, ऐसे स्टैचू या कोई भी फिगर ये लोग क्रिएट करते थे। फिर उन्हें रिचुअल, रीति रिवाजों में, प्रेस्टीज में, मतलब जिसके पास उसकी बनी हुई चीज है उसकी बड़ी प्रेस्टीज है, बड़ी गरिमा है, बड़ा सम्मान है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी सोशल ट्रांजेक्शन में, समाज में। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना, सोशल डिवीजन, सोशल हिरार्की सोसाइटी में, वर्ल्ड में हर जगह प्रेजेंट है। ओके, नाउ उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ज़ैदे है ना, वो लोकली अवेलेबल नहीं था, वो कहाँ से आता था, चाइना के बाहर से आता था। फिर उस मार्बल को आकार दे के ऑर्नामेंट में, सजावट की वस्तु में कन्वर्ट किया जाता था, यानी तो पक्षी में, जानवर में कुछ टाइप का उसे स्ट्रक्चर दिया करता था, और यही फाउंडेशन होता था काफी सारे वुडन पिलर्स का। चाइनीज लोगों ने ना मास्टरी कर रही थी ब्रॉन्ज मेटलर्जी में, ब्रॉन्ज की चीजें बनाने में उन्होंने मास्टरी कर ली है यहाँ पे। ठीक है, अब उन्होंने काफी सारे उसके वेपन्स, टूल्स और रिचुअल वेसल्स, ठीक है, बर्तन, ये सारी चीजें जो है उन्होंने बनानी स्टार्ट कर दी। अब चाइनीज जो आर्टिसंस हैं, उनके जो कलाकार हैं, वो बहुत अच्छे से ज़ैदे जो स्टोन है उसको शेप में डालना जान गए। कुछ भी शेप दे सकते हैं, जैसे मछली का, या फिर किसी कॉर्ड में टाई करने का, कॉर्ड में टाई करने का जो था वो हमने अभी इमेज में देखा हुआ है। ठीक है, विच स्टक with when struck the zade pieces प्रोड्यूस अ क्लियर एंड लास्टिंग म्यूजिकल साउंड। अब जो ये ज़्यादा के पीसेस है ना, इसको ये लोग म्यूजिक में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जो चाइनीज है ना, इनके लिए म्यूजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके कल्चर में, जो डिफाइन करता है कि उनके आर्टिसंस कितने हाई लेवल के कलाकार थे। ठीक है, जो चाइनीज पीपल ने इतनी हाई लेवल की कलाकारी जो है अचीव कर ली। अब देखो यहाँ पे ये तो इमेज हमें दिख ही रही है, इट इज अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना, काफी ज्यादा फेमस है, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब जो ये हमारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, ये बहुत लंबे समय तक बना, 2000 ईयर्स तक जो है ये बनते रहा। सेवरल वॉल्स, काफी सारी दीवारें हैं इसमें। ठीक है, जो 680 BCE से चालू के बाद से चालू हुई जोउ डायनेस्टी से, फिर दूसरी डायनेस्टीज ने इसे बनाया। लेकिन क्यों बनाया था? अगेंस्ट द प्रोडक्शन ऑफ वायलेंट ट्रेड एंड नोमैडिक ट्राइब, ताकि बाहर के लोग, बाहरी आक्रमण लोग जो करते हैं वो ना कर सके। इसके बाद ज्वाइंट टुगेदर, सारी दीवारों को ज्वाइन कर दिया गया ताकि उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करे, और साथ साथ में उसको और फैलाया और उसको साथ साथ रिपेयर करते रहे टिल 17th सेंचुरी CE तक। ओके, नाउ सी दिस। अब क्योंकि सिल्क बहुत ज्यादा फेमस था चाइना में, सिल्क इज वॉज नोन टू चाइनीज फ्रॉम नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में वो लोग जान गए थे कि सिल्क क्या है, इसे कैसे बनाना है। ठीक है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सारे क्राफ्टमैन के लिए। जब ब्रॉन्ज एज चल रहा था तभी, जब 2nd सेंचुरी BCE आया, हन डायनेस्टी के समय में, सिल्क जो है ये लोग क्या करने लग गए, मेजर आइटम ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सपोर्ट करने लग गए। सिल्क का बाहर के देशों में व्यापार इन्होंने चालू कर दिया। ओके, तो पूरा जो एंटायर रूट है, उस रूट को इन्होंने क्या, किसका नाम दे दिया इनको? सिल्क रूट के नाम से। ओके, अब समझ आ गया, ये चाइनीज लोगों ने ही सिल्क रूट जो है क्रिएट किया है। अब देखो 1500 BCE, जब 1500 BCE का हमारा समय आ गया, चाइनीज ब्रॉन्ज एज चल रहा था, तब हमने देखा कि सोसाइटी ना इनकी भी डिवाइडेड है।
जैसे मैंने बताया ना, सोसाइटी हर जमाने में ही डिवाइडेड थी, इनकी भी डिवाइडेड है। सबसे ऊपर आ रहे हैं इनके रूलिंग क्लास, जैसे राजा महाराजा, फिर नोबल्स, फिर एरिस्टोक्रेट जो टॉप पे रहते हैं, टॉप पे। उसके नीचे आ रहे हैं फार्मर, लेबरर्स। ठीक है, तो सोसाइटी हर जगह ही क्या डिवाइडेड है। इट इज अ फाउंडेशन ऑफ सोशल चाइनीज सोशल हिरार्कल सिस्टम, मतलब कि चाइना में भी सोशल हिरार्कल सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता था उस जमाने में भी। ओके, देखो, अ मेटल बेस्ड मीडियम एक्सचेंज अपीयर ड्यूरिंग द जाओ डायनेस्टी। अब जाओ डायनेस्टी के टाइम पे ना वो लोग मेटल बेस्ड मीडियम का, अब क्योंकि जो है धातु आ गया है, धातु को भी लोग एज अ एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि बार्टर सिस्टम चलता होगा, करेंसी में भी नहीं होती होगी। अब ये चाइना ही पहली थी जिसने मनी स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 5th सेंचुरी BC में स्टार्ट किया। चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री। अब चाइना ही पहली कंट्री थी जिसने पेपर करेंसी लेके आया और दुनिया को दिखाया कि पेपर करेंसी भी हो सकती है। ठीक है, और यही पहली थी जिसने अपने देश में क्या चालू किया? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज लोगों के बीच में इन्होंने स्टार्ट किया। अब हमने देख लिया कि जो ब्रॉन्ज एज है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, वो दुनिया में कैसे कैसे फला फूला और इंडिपेंडेंटली इन द फर्टाइल रीजन प्लेन, जो एरिया फर्टाइल था, क्योंकि सिविलाइजेशन कहाँ बसी? सारी सिविलाइजेशन रिवर्स के पास बसी, तो वहां पे रीजन कैसा है? फर्टाइल है, एकदम उपजाऊ है। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया, हार्सनिंग मतलब इंक्रीज किया, इन कॉपरेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ। काफी सारे जो है न्यू रिसोर्सेज की वजह से हेल्प हुई इकोनॉमी में उनकी। नए नए यहाँ पे शहर आए, इमरजेंस शुरुआत हुई काफी सारे अर्बन सिटीज की। ठीक है, मेजर सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन, काफी सारे जो मेजर सेंटर थे सिविलाइजेशन में, उसमें नए नए सिटीज का उदय हुआ। ठीक है, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिपेंडेंटली वर्क करने लग गया, ताकि क्या हो? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आ जाए। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लिखने की शुरुआत हो गई, लिखने का जो सिस्टम है वो और ज्यादा उभरा। ठीक है, enabled early society to record economic transaction and social activity। अब जो ये लिखने का सिस्टम है ना, इसी ने लोगों को आजादी दी हर चीज को लिखने की। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है, सोशल एक्टिविटीज क्या हो रही है, हर चीज को क्या करा जाने लगा? लिखा जाने लगा। ठीक है, ओवर टाइम जैसे जैसे समय और आगे बढ़ा और हमारे पास क्या आने लगे? कंपोजिशन ऑफ लिटरेरी, लिखावट के लिटरेचर्स आने लग गए, क्रिएटिव टेक्स्ट आने लग गए। अब ये सारी जो चीजें थी, अवर कल्चरल एथोस, हमारा जो इंडिया की जड़ें हैं या फिर कहीं और की भी जड़ें हैं। ठीक है, इन सबका रूट कहाँ से लाई करता है? हमारा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन से ही लाई करता है। अब हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम एंड में पढ़ लेते हैं कि ये चैप्टर बोलना क्या चाह रहा था। सारी बातें फटाफट से पॉइंट्स में समझ लेते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमन की अर्ली थी, ठीक है, अर्ली ह्यूमंस जो थे वो बहुत लंबा इतिहास है, बहुत लंबे पहले टाइम से जो है ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं और काफी सारे इन्वेंशन हुए, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, लिखने की जो है शुरुआत हुई, जिसकी वजह से हमें काफी सारे आर्कोलॉजिकल टूल्स हमें देखने को मिले। टूल्स है, फॉसिल्स है, कारवार्ड्स है, इन सब की वजह से हमें लिखावट जो है पढ़ पढ़ के समझ आया कि वो लोग कैसे थे। और जो अर्ली ह्यूमंस थे, शुरुआती लोग थे अफ्रीका के अंदर, वो और दूसरी जगह पे माइग्रेट करके गए, जैसे कि कहाँ पे गए? हमारे यूरोप एंड एशिया। ये हमने पढ़ा था ना कि अफ्रीका से निकल के वो कहाँ गए थे? यूरोप एंड एशिया में। अब जब हमारा पैलियोलिथिक, सबसे शुरुआती स्टोन एज, पाषाण युग चल रहा था, तब वहां लोग कैसे होते थे? हंटर एंड गैदरर, सिर्फ शिकार करते थे। ठीक है, अब उन्होंने टूल्स बनाए थे जैसे कि हैंड एक्स, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स। ठीक है, और वो कहाँ रहते थे? केव्स में, गुफाओं में, नहीं तो ओपन कैंप्स, नहीं तो खुले आसमान के नीचे। अब मेसोलिथिक मतलब मिडल वाला स्टोन एज, अब उसमें कैसे लोगों ने टूल बनाना स्टार्ट किया था? मैक्रोलिथिक, बहुत बारीक बारीक टूल्स बनाना स्टार्ट किया था लोगों ने। टेम्परेरी सेटलमेंट, कुछ घर तरीके का स्ट्रक्चर भी बनाना स्टार्ट किया था रिवर्स के पास और लेक के पास। अब नियोलिथिक स्पिरिट तो था ही बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है हमारे को क्या देखने को मिले थे? काफी सारे इवोल्यूशंस। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे लोग शिफ्ट हो गए थे टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था? परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पे परमानेंट विलेजेस, पॉटरी मेकिंग एंड वीविंग स्टार्ट हो गई थी। और जस्ट इसी के बाद हमारे पास क्या आ गया था?
था? कैलकोलिथिक एज मतलब कि कॉपर एज। कॉपर का यूज लोग जान गए थे। कॉपर स्टोन के साथ कॉपर स्टोन और कॉपर दोनों को मिक्स करके टूल्स बना रहे थे, और यहीं पे हमारी जो है फार्मिंग कम्युनिटी, खेती बाड़ी करने वाली कम्युनिटी भी और उदय हो गई। और उसके बाद डेवलपमेंट होता गया। उसके बाद आया हमारा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज आ गया हमारा समय, जिसमें अर्बन सेंटर्स हुए, ट्रेडिंग बढ़ी, लिखना लोगों ने सीख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज्यादा फला एंड फूला। ठीक है, अब उसके बाद हमारे जो है अर्ली शुरुआती सिविलाइजेशंस कितनी थी दुनिया में? 4। पहली सिंधु सरस्वती, दूसरी मेसोपोटामिया, तीसरी इजिप्ट एंड चौथी चाइना। और ये सारी किसके पास बसी? रिवर्स के पास बसी, रिवर वैली के पास बसी, जिनकी वजह से उनका एग्रीकल्चर, राइटिंग, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर बहुत ज्यादा उभरा। ओके, तो इसके बाद तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैं क्वेश्चन आंसर्स की भी एक सीरीज लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है इजी हो जाए समझना इस चैप्टर को। तो इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर ओवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम 9th क्लास की पूरी बुक जो है कंप्लीट करेंगे, सारे चैप्टर्स को ओवर करेंगे 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन। जैसे ये चैप्टर पढ़ा है ऐसे ही सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। ओके, बहुत इजी सिंपल वे में मैं एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी। ओके, पार्ट 1 देख लो अपना इस चैप्टर का, पार्ट 2 देख लो, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी, जिससे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को बहुत सारा प्यार दो। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।